सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। सो आज हम लोग जो इकोनॉमिक्स की ट्रेड साइकिल थ्योरी के बारे में जानेंगे, यानी कि व्यापार चक्र। देखिए फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट्स आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर यूपी पीजीटी, अभी बहुत सारे पीजीटी का जो वैकेंसी आने वाला है, तो आगामी एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप इन क्वेश्चंस को आप नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते। और कभी कभी मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग नहीं भी है तो क्या करते हैं कैंडिडेट्स के उस जगह पे किसी एक को ऑप्शन को टिक करके वो आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तो चलिए बहुत मतलब कि अल्टीमेट जो लास्ट ऑप्शन है कि चलो भाई हम अंदाजे मार सकते हैं, लेकिन ये इससे आपको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जो है कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है और जनरल क्या एससी एसटी कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट्स जो है वो जनरल से भी हाई मार्क्स ला रहे हैं। सोचिए कि यदि आपका प्रिपरेशन यदि अच्छे लेवल पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यदि आप वैसे क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका जो है सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। आप सिर्फ मतलब कि आप सिर्फ इजी लेवल भी पढ़ के मत जाइए, मीडियम लेवल भी पढ़ के नहीं जाइए, आप हायर लेवल को भी पढ़िए। सबसे पहले बोलते हैं ना कि हायर लेवल वाला पहले पढ़ लीजिए और इजी लेवल वाला जो है थोड़ा सा जो इजी क्वेश्चंस है उसको जो है लास्ट मोमेंट पे, यानी कि जब भी हमारा एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ, चलो भाई अभी इजी पढ़ लेते क्योंकि मैंने हार्ड कर लिया है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चंस को हमें पहले टच कर लेना चाहिए, ठीक है। जो टॉपिक आपको बहुत हार्ड लगता है, जैसे बिटकॉइन करेंसीज़ की जो कहानी है, या जो दूसरे देश के जो अर्थव्यवस्था का जो कहानी है ना, वो सब यदि आप पहले कर लेते हैं तो आपको आगे चल कर के दिक्कत नहीं होगी। और अभी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन नहीं आया, तो फ्रेंड्स स्ट्रेटजी ये कहता है कि सबसे पहले आप हार्ड टॉपिक्स को कंप्लीट करें। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा उसको बार बार पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें, बिना देखे लिखना, उस सब को एकदम कंसेप्ट क्लियर करें और हो सके तो कुछ ट्रिक्स लगा करके भी उन सब डायग्राम्स को सब कुछ याद कर लें, ठीक है। उसके बाद आप इजी टॉपिक पे आइए, जैसे कुछ मॉडल्स वगैरह हो गया, मॉडल कौन किसने दिया है वो याद करना शुरू करें, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है एजर्शन रीज़न, ये वाला जो है ये हार्ड टॉपिक पे आएगा। तो एजर्शन रीज़न करने से क्या होगा कि आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, जो आप बड़ा बड़ा आंसर्स लिखते हैं ना हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे, उससे वो रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब बहुत सारी चीज़ ऐसे जो हम अननेसेसरी पढ़ते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करना है। जैसे कि आप बेफुजुल में जो है कुछ दूसरे देश की इकोनॉमिक्स को पढ़ ले रहे हैं जो रिलेटेड ही नहीं है, पीजीटी के लेवल पे ही नहीं है वो, तो वैसा भी पढ़ना नहीं है। आपको एग्जैक्ट यूजीसी नेट के लेवल पे पढ़ना है ना, दूसरा फॉरेन राइटर पढ़ के भी कुछ नहीं होगा और यहाँ से भी पढ़ के कुछ नहीं होगा। आप यूजीसी नेट का जो सिलेबस है आप उसको पढ़िए, ठीक है। तो ट्रेड साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स। ये इसमें मैं 20 क्वेश्चन सेलेक्ट की हूँ, तो 20 क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द ट्रेडर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस एंड करेंसी फ्लक्चुएशन। जब भी करेंसी डॉलर, रुपीज़ या डॉलर जब भी इसमें जो है सप्लाई और डिमांड में जब भी इसका ये होता है ना, फ्लक्चुएट करते हैं कि कभी रुपीज़ ज़्यादा डिमांडेड है, कभी डॉलर ज़्यादा डिमांडेड है, तो उस रिस्क से हमें कौन बचाता है? हेजिंग, ठीक है। ये जब भी रिस्क और लॉस रहे और हेजिंग रहे तो आप इसमें ज़रूर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल। इसमें से कौन सा जो है थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल से रिलेटेड नहीं है? हाउट्रे मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं, हाउट्रे मॉनेटरी पॉलिसी, साइकोलॉजिकल थ्योरी भी है, क्योंकि कभी कभी इफेक्टिव डिमांड कम हो जाने के कारण डिप्रेशन आ जाता है, जो हम लोग 1929 में यूएसए में देखे थे। ग्रेट डिप्रेशन आने का कारण क्या था? लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड। और इफेक्टिव डिमांड क्यों कम हुआ? क्योंकि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट था। सुम्पिटर्स इनोवेशन थ्योरी, बॉमल्स इन्वेंट्री थ्योरी। देखिए
ये सब जो है सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस साइकिल ये सब है, जहाँ पे प्योर मॉनेटरी थ्योरी भी है, मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टिंग थ्योरी भी है, शुम्पीटर थ्योरी, इनोवेशन, यानी कि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा नए नए आविष्कार करेंगे तो आपका भी डिमांड बढ़ता ही जाएगा। सैमुअल्सन मॉडल है, मल्टीप्लायर एस्केलेटर भी है, इंटरेक्शन भी है, केन्स थ्योरी भी है, हिक्स थ्योरी भी है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है बॉमोल का। ठीक है, ये सारा थ्योरी है वो जो है बिजनेस साइकिल से है, बल्कि बॉमोल थ्योरी इन्वेंट्री जो है ये हमारा ट्रेड साइकिल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ट्रेड साइकिल से रिलेटेड नहीं है, इज़ नॉट रिलेटेड, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कार्लडोर्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए कार्लडोर जो है ना, कार्लडोर ने जो है एक्सपेंडिचर टैक्स का भी भारत में जो है एक्सपेंडिचर टैक्स का जो है उन्होंने ये किया था, ये हमेशा पूछा भी जाता है एक्सपेंडिचर टैक्स। ठीक है, अब देखिए कार्लडोर्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एम्फसाइजेस ऑन, जब कार्लडोर एक्सपेंडिचर टैक्स का बारे में देख रहे थे तो ट्रेडिशनल फैक्टर प्रोडक्शन है, टेक्निकल प्रोग्रेस है, नॉन टेक्निकल डायनामिज्म है, स्टैटिस्टिक फैक्टर्स है। तो इसका आंसर है बी, टेक्निकल प्रोग्रेस। ठीक है, यानी जितना भी हम तकनीकी रूप से ज़्यादा है ना विकसित रहेंगे उतना ही हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होगा। ठीक है, आज प्लांट फैक्ट्रीज हम लोग देख रहे हैं, ये कार्लडोर रोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पे बेसिस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय चेंजिंग फॉर्म फ्री ट्रेड टू ए सिचुएशन ऑफ ऑप्टिमम टैरिफ अ सिंगल कंट्री, देखिए जब चेंजिंग है फ्री ट्रेड से जो है सिचुएशन ऑफ ऑप्टिमम टैरिफ फॉर ए सिंगल कंट्री पे आ जाता है ना। पहले फ्री ट्रेड किया, फिर धीरे धीरे टैरिफ लगाना शुरू किया, तो देखिए क्या होगा, ये नेवर है, नेवर इम्प्रूव इट्स वेलफेयर, कभी भी उसका वेलफेयर नहीं होगा, ये गलत है। ऑलवेज इम्प्रूव इट्स वेलफेयर, ये भी गलत है कि हमेशा उसका अच्छा ही होगा। ठीक है, यानी कि दो कंट्री यदि आपस में पहले फ्री ट्रेड करते हैं, फिर टैरिफ या है ना टैरिफ या कोटाज लगाने की बात करते हैं, तो उसमें क्या असर होता है, इम्प्रूव इट्स वेलफेयर इफ़ ट्रेडिंग पार्टनर हैव ऑफर कर्व इज़ नॉट लीनियर। ऑफर कर्व क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कर्व होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर्व इज़ रिलेटेड टू द ऑफर कर्व। यदि ये लीनियर नहीं है, ठीक है, लीनियर नहीं है तो ये सही आंसर है। इम्प्रूव इट्स वेलफेयर इफ ट्रेडिंग पार्टनर ऑफर कर्व स्ट्रेट लाइन, ये गलत है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ट्रेड साइकिल, ये मैच द फॉलोइंग है, ये RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पे आया हुआ है। ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशंस पे आया हुआ, तो इसको आप देखिएगा। या और ये देखिए ट्रेड साइकिल का जो है, देखिए इसमें क्या क्या फेजेस व्हेन बिजनेस साइकिल एज ए लोवेस्ट एब, रेगुलर फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सपेंस। ये देखते हैं ट्रेड साइकिल का क्या होगा, ये होगा बी, रेगुलर फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ट्रेड साइकिल से हमेशा फ्लक्चुएट करता, कभी बढ़ा कभी घटा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिप्रेशन, जैसे हमारा जो है ये क्या होता है फ्रेंड, ये एक्सपेंशन, ये पीक, फिर रिसेशन, ये रिसेशन जा रहा है, और ये जो डीप पॉइंट होगा ये होगा डिप्रेशन। ये सिचुएशन है, डिप्रेशन का सिचुएशन है, लेकिन डीप पॉइंट को जो है हम लोग ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, ये आया हुआ था यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो देखिए डिप्रेशन का क्या होगा, फेज व्हेन बिजनेस एट द लोवेस्ट एब, रिकवरी इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन। रिकवरी क्या होगा, ये रिसेशन था, अब रिकवरी जो है, रिकवरी ये हो रहा है, तो अब ये क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। ठीक है, बूम, ए लार्ज एक्सपेंशन, ये पार्ट जो होता है ये बूम होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो आपका ऑप्शन ये ए, 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रियल बिजनेस साइकिल मॉडल्स रियल मॉनेटरी factors are responsible for fluctuation in output and employment. If at all monetary policy is considered, edit focuses on lowering employment when economy is ever full employment, increasing employment when economy is at less than full employment, controlling inflation and maintaining stability, increasing domestic credit to increase output। देखिए इसका क्या है कि
इसमें जो बोला गया है कि इन रियल बिजनेस साइकिल मॉडल्स रियल मॉनेटरी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या है, रियल फैक्टर्स, जो भी हमारा मौद्रिक नीति है, जो भी हमारा मौद्रिक फैक्टर्स है, जो भी है ना, जो मनी से रिलेटेड है, वो सब भी ट्रेड साइकिल को डिटरमाइन करता है। और आउटपुट यानी प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार, है ना, रोज़गार को भी ये जनरेट करता है। तो ये इससे क्या होता है, यदि हमारा आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारा आउटपुट यानी प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और तभी हम सही सटीक आंसर पे हम टिक लगा सकते हैं। कभी कभी देख के लगता है कि सारा ऑप्शन सही है, लेकिन नहीं, सारा ऑप्शन सही नहीं होता है फ्रेंड। उसमें माइनर सा चेंज कर दिया जाता है। स्ट्रेट को लीनियर, स्ट्रेट है तो उसको इलास्टिक कर देगा, या जो लीनियर है उसको नॉन लीनियर कर देगा। कुछ भी, कैपिटल मार्केट है तो उसको मनी मार्केट कर देगा। थोड़ा सा भी चेंज होगा तो वो उसका ऑप्शन चेंज ज़रूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। द रिलेटिव कमोडिटी प्राइस एट विच ट्रेड टेक प्लेस इज डिपेक्टेड थ्रू। रिलेटिव, देखिए ट्रेड कमोडिटी प्राइस है एट विच ट्रेड टेक्स प्लेस डिपेक्टेड थ्रू, ये क्या होगा, ऑफर कर्व। ऑफर कर्व से हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों को हम लोग जो है ना, दोनों जो है हम किस कर्व पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये है ऑफर कर्व। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ओपन इकोनॉमी इंटरनेशनल कैपिटल मोबिलिटी एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विल इम्प्लाई। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं ओपन इकोनॉमी में क्या होगा, जहाँ पे ट्रेड होता है, गवर्नमेंट ट्रेड होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, आरबीआई की पॉलिसी को मॉनेटरी यानी कि मौद्रिक नीति भी कहते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ होता है। एंड फिक्स एक्सचेंज रेट विल इम्प्लाई, एंड फिक्स एक्सचेंज रेट विल इम्प्लाई। तो इसमें जो है हम लोग जो है देखते हैं कि कोऑर्डिनेटेड फिस्कल पॉलिसी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या हमारा फिस्कल पॉलिसी से हम पूरा दुनिया में हम काम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ सरकार का नहीं, आरबीआई को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी कि भारत का जो एपेक्स बैंक है आरबीआई, उसे भी जो है ना, उसे भी जो है हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिसको हम मैनेज फ्लोटिंग रेट कहते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। नो मॉनेटरी पॉलिसी ऑटोनॉमी और एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है नो मॉनेटरी पॉलिसी ऑटोनॉमी, सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको जो है फिस्कल और मॉनेटरी दोनों पॉलिसीज़ को लेकर के ही चलना पड़ेगा। तो ये हमारा देखते हैं नो पॉलिसी ऑटोनॉमी इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। इन एन इकोनॉमी इंटरनेशनल कैपिटल मोबिलिटी एंड अ फिक्स एक्सचेंज रेट विल इम्प्लाई। देखिए ये शायद वही क्वेश्चन आ गया है। ए कोऑर्डिनेटेड फिस्कल पॉलिसी विद द रेस्ट ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, नो मॉनेटरी पॉलिसी ऑटोनॉमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। द सिस्टमेटिक 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल आर। 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल जो हम आम तौर पर जो है आज के जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने जो अपनाया हुआ है वो कौन सा है? बूम, पीक, ट्रफ, रिसेशन, अपस्विंग, डाउन स्विंग, रिसेशन, डिप्रेशन, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ। तो आज हम लोग जो है ये देखते हैं। अभी एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे कि ये ट्रेड साइकिल का एक लाइनर है, ये एक्सपेंशन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन। फिर ये आएगा पीक पे, इसे हम वो कहेंगे पीक। फिर जब डाउनफॉल होगा तो इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन, फिर इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। फिर ये जब ऊपर से नीचे जब पॉइंट आएगा इसे हम कहेंगे ट्राफ। तो आज का जो हमारा जो बिज़नेस साइकिल है वो हमारा ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द शुम्पीटर, शुम्पीटर का स्पेलिंग गलत है, SCHUMPEETER, ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे।
इनके फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल्स आर, इनके द्वारा कितने सारे फेजेस है ट्रेड साइकिल के, वो है 4। ठीक है, ट्रेड साइकिल कौन कौन सा है, 4। इनमें क्या क्या है, 4 साइकिल का क्या क्या नाम है, रिकवरी, हम लोग लिखेंगे रिकवरी। उसके बाद आता है एक्सपेंशन, उसके बाद आता है रिसेशन, फिर आता है डिप्रेशन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या ये भी पूछ सकता है रिकवरी, एक्सपेंशन, रिसेशन एंड डिप्रेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय विच इकोनॉमिक्स, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं शुम्पीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शुम्पीटर असाइन द रोल ऑफ इनोवेटर, इनोवेटर किसे कहा गया है, कैपिटलिस्ट को कहा गया है, एंटरप्रेन्योर को कहा गया है, क्रेडिटर या वर्कर। तो शुम्पीटर थ्योरी ऑफ इनोवेशन जो है एंटरप्रेन्योरशिप को कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हुज मॉडल ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स मेक्स यूज ऑफ स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन बिजनेस साइकिल। तो इसमें से किसने जो है ना स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन कार्ल्डोर। ठीक है, स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द कार्ल्डोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू, पूरी की तरह से मौद्रिक नीति है, ये किसके दिया गया है, आरजी हाउट्रे के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आरजी हाउट्रे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इन द बिजनेस साइकिल, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि देखिए ये क्या हुआ, ये रिकवरी हो रहा है, ये बूम में जा रहा है, फिर ये कॉन्ट्रैक्शन, जब ये कॉन्ट्रैक्शन का फेज़ है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो क्या होता है, जीएनपी फॉल, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉल, इनवॉलंटरी, तो सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बिजनेस साइकिल, इसमें से कौन सा जो है बिजनेस साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी नॉट है तो उसको हम सर्कल कीजिए और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। दीज आर अल्टरनेटिव पीरियड ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी सही है, एक्सपेंशन और ये बताता है। फ्लक्चुएशन ऑफ बिजनेस साइकिल आर रिकरेंट इन नेचर, कभी भी हो सकता है, कभी भी हमारा जो है डाउनफॉल हो सकता है, कभी भी हम ग्रो अप कर सकते हैं, है ना। कोविड आया था तो अचानक डाउनफॉल हो गया, है ना, महीने भर के भीतर ही जो है इकोनॉमी, शेयर मार्केट सब कुछ गिर गया। द फ्लक्चुएशन आर कॉल्ड साइकिल एज दे आर पीरियडिक एंड ऑक्यूर रेगुलरली, ये हमेशा जो है ये ट्रेड साइकिल है ही, ये नेचर का भी नियम है और इकोनॉमिक्स ने भी बताया। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस साइकिल हैज़ टू बी सेम लेंथ, ये गलत है ना, तो यही हमारा सही है, सेम लेंथ का नहीं हो सकता कोई भी चीज़, नहीं कि अब हमें कोविड से उभरने में 4 से 5 साल लगा, है ना, यदि उससे भी यदि बाढ़ वगैरह रहता तो हमें चलिए भाई हम 5 से 10 महीने में उस चीज़ को रिकवर कर सकते, ये सेम लेंथ का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, द लोअरिंग टर्निंग पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल इज़ नोन एज, ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो इस बार हुआ है 1 सप्ताह पहले, उसमें पूछा गया है, उसे हम कहेंगे ट्राफ। ठीक है, ये वाला बताए ना, ये वाला जो है ट्राफ, और ये है पीक। पीक में सिचुएशन आता है बूम का, ट्रॉप में सिचुएशन क्या आएगा, रिसेशन, डिप्रेशन का, ट्रॉप में क्या आएगा, डिप्रेशन का। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द पीक इन द बिजनेस साइकिल इज, जो पीक है इस तरह से, दिस इज द पीक, मूवमेंट ऑफ द साइकिल, द अपर टर्निंग पॉइंट, एक्सपेंशनरी फेज, नन ऑफ द अबव, अपर टर्निंग पॉइंट जो है, अपर से ये टर्निंग पॉइंट क्या, इसी को हम पीक कहेंगे बस। ठीक है, तो आंसर हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 19, द इनकॉन्सिस्टेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज लेबल्ड एज स्कॉट्स-विकी पैराडॉक्स। स्कॉट्स-विकी पैराडॉक्स जो है ये किसे हम कहते हैं,
लिटल्स क्राइटेरियन, पेरेटो क्राइटेरियन, बक्सन क्राइटेरियन, काल्डोर हिक्स क्राइटेरियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर है डी। ये बहुत सारा पीजीटीज में पूछा गया, केवीएस में भी पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर फ्री ट्रेड अ कंट्री शेल प्रोड्यूस गुड्स इन विच रिस्पेक्ट अदर कंट्रीज इट हैज़ गॉट। देखिए ये जो थ्योरी दिया है ये एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। और अंडर फ्री ट्रेड कंट्री शेल प्रोड्यूस गुड्स इन विच रिस्पेक्ट अदर कंट्रीज इट हैज़ गॉट क्या होगा? एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन, कॉम्पिटिटिव, या बोथ, या नाइदर। इसमें होगा ए, एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन। फ्रेंड्स, हमें जो है किसी भी क्वेश्चन को जब भी हम तैयारी करें तो हम कुछ क्वेश्चंस को याद ही रखें तो ही अच्छा है। कुछ क्वेश्चंस को हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें वो भी ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको उतना रिसर्च करना है तो आप बाद में भी आप कर सकते हैं। यू कैन प्रोसीड टू द पीएचडी ऑल्सो, बट आवर करेंट एम इज़ टू क्रैक द एग्ज़ाम। कैसे भी करके हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो हम ज़्यादा डिटेल में क्यों जाए, जबकि पूरा का पूरा एमसीक्यू ही है। तो क्यों ना हम कुछ चीज़ों को दिल दिमाग में बैठा लें कि हाँ हमें ये चीज़ ही याद रखना है। ठीक है, ऐसा क्यों है, कैसे, वो हम एजर्सन रीज़न में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन कुछ अच्छा से आ रहा है, ठीक है, तो हम उसे अपने डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए आपको किसी चीज़ का ईयर याद नहीं हो रहा, तो आप उसे अपने डेट ऑफ बर्थ या ईयर ऑफ बर्थ से भी रिलेट कर सकते हैं। आपके मम्मी पापा का एनिवर्सरी है इस साल में, तो इस साल गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाया, तो आप उससे भी ईयर याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ आपसे पर्सनली रिलेटेड करके भी आप बहुत सारे ईयर्स को याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यदि आप कंप्लीट फोकस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक बताऊंगी। पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन पास बहुत कम लोग हो पाते हैं, सक्सेस बहुत कम लोगों को मिलती है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आइए, मैं आपको बहुत अच्छी राह दिखाऊंगी कि किस तरह से पढ़ना है। बहुत सारे लोग जो चुप रह करके पढ़ते, चुपचाप पढ़ लिया सब कुछ हो गया। बहुत सारे लोग बोल करके पढ़ते हैं, तो उनका अपना एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है जो वो शो करते हैं। बहुत सारे लोग तो झाड़ू दे रहे हैं, घर पोछा लगा रहे हैं और पढ़ भी ले रहे हैं। कैसे हो रहा है? काम भी हमारा इग्नोर नहीं हो रहा है और हम पढ़ भी रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है ऑफिस में काम करते हुए पढ़ रहे हैं। तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगी। आप किस जगह पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और कैसे आपको पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से गुज़र चुकी हूँ। मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, और पढ़ते पढ़ते भी मैं खुद भी पढ़ लेती थी, और लोगों को पता भी नहीं चलता था कि अरे यार ये पढ़ भी ले रही है। ठीक है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ना अलाउड भी नहीं है, और उस टाइम पे आप कैसे पढ़ोगे? तो ये इम्पॉसिबल है, हमें तो टाइम नहीं मिलता। उसी में तो पढ़ना है, वही चीज़ में तो मज़ा है। चोरी चोरी जो पढ़ाई किया वही में तो माँ सरस्वती खुश होती है, अरे बच्चा मेरा चुपके चुपके से पढ़ रहा है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।